We want people to ask questions. Please हमारे पास आइए, सवाल पूछिए आपके. And we are live. नमस्कार. आज फैम हेल्थ के फेसबुक लाइव पर हम वो जरूरी विषय लेकर आए हैं जिससे हम सब जूझते हुए भी शायद उसे समझ नहीं पा रहे. हमारा मेंटल हेल्थ. हमारा मेंटल हेल्थ उतना ही जरूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य. आज हम तनाव और डिप्रेशन के बारे में आपके सवालों का जवाब देंगे. तो हमारे फेसबुक लाइव पे आइए और अपने सवाल छोड़िए. आप हमारे फैम हेल्थ कम्युनिटी पे भी जा सकते हैं. हमारा एड्रेस है famhealth.in/community. आप अपना सवाल वहां पे भी छोड़ सकते हैं और हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं. आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास आज बड़ा खास पैनल है. डॉक्टर अंजलि नागपाल है जो फाउंडर है सेरेनिटी क्लिनिक की. Good evening, Dr. Nagpal, and thank you for joining us today. We also have Dr. Deepshikha Kavya, जो consultant psychiatrist हैं and SMO at Jai Prakash Narayan Hospital in Gaya. We have Dr. Shekhu Bishnoi, जो assistant professor हैं और HOD psychiatry at Maharaja Agrasen Medical College in Haryana. And shortly हमारे पास आएंगे Dr. Umang Kochar. First of all, thank you so much everyone for joining us on the panel today. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में छोटा ही दिया है और आई थिंक लॉकडाउन के वजह से हम लोग ये डिस्कशन काफी दिनों से कर रहे हैं मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है और इसी वजह से हम ये विषय बार बार लोगों के सामने लेके आ रहे हैं. हमारे स्पेशलिस्ट लेके आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग बाहर निकल के आए, अपने सवाल पूछें. डॉक्टर नागपाल, मैं सबसे पहले अगर आपके साथ शुरू करूं तो लॉकडाउन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसने हमें आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा इस चीज का महत्व कराया है. स्ट्रेस हम जब बोलते हैं ऑल द टाइम मैं स्ट्रेस में हूँ, बड़ा कॉमन चीज है. मैं आजकल 11 साल के बच्चों को भी सुनती हूँ बोलते हुए ये सब. व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? डू दे अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स? डॉक्टर नागपाल, आई थिंक आप म्यूट पे हैं. या सो वृषाली, स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में, तो हम लोग मन की उलझन जो होती है उसके लिए वर्ड हम स्ट्रेस यूज करते हैं. बट ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका एनवायरनमेंट में कुछ परेशानी है या डिफिकल्ट आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस है तो वो आपको स्ट्रेस दे. ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जो है आपके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, आपका एक ओवरऑल एटीट्यूड क्या है किसी भी परेशानी को झेलने का. उस पर डिपेंड करता है कि सेम सिचुएशन में अगर आप अलग अलग लोगों को रख दो, कुछ लोगों के लिए वो स्ट्रेस होगा, कुछ लोगों के लिए वो प्रॉबेबली चैलेंजिंग या मोटिवेटिंग भी हो सकता है. सो बट जैसे इस टाइम पर वी ऑल नो कि जैसे हम लोग को कुछ टाइम पहले जो है हम लोग बाहर जा सकते थे, हम लोग चेंज कर सकते थे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे, वो सब नहीं है. तो हम लोग की जो एक इंटरनली जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, परेशानियां हैं, वो सब जो है इस समय बाहर निकल कर आ रही हैं. इसीलिए हम लोग को ये ऐसा नहीं है कि अचानक ये प्रॉब्लम्स बन गई हैं. अब जो है, जो हम भाग रहे थे अपने जो परेशानियों से या उससे डील नहीं कर रहे थे, अब वो सब चीजें जो है इट इज एक्चुअली कमिंग आउट. सो आई वुड से कि स्ट्रेस इस स्टेज पर आपका अगर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है आपका कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, अगर आप हर चीज के लिए जो है आप हमेशा हाँ करते रहेंगे, you cannot say no, then probably this environment may be stressful. That is what that is how I will say this is stress. So yeah, and of course I think Deepshikha can also add इसमें. Dr. Deepshikha जो है कि वहां पे जो है आई एम श्योर यहाँ दिल्ली की लाइफ में और उधर गया की लाइफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा अभी इस टाइम पे. शायद वहां पर कैसा है इस समय कोरोना का, और इज इट इक्वली स्ट्रेसफुल देयर? अभी तो यहाँ इलेक्शंस चल रहे हैं तो कोरोना पे इतना ज्यादा इलेक्शंस पे ज्यादा सभी का ध्यान है. हाँ.
लेकिन केसेस हैं, रोज तो यहाँ पे केसेस आ रहे हैं, दे आर ऑन अ राइज, रोज केसेस बढ़ रहे हैं, एंड आई थिंक कि देयर विल बी अ सेकंड सर्ज और मे बी नवंबर दिसंबर सेकंड सर्ज होगा, आई थिंक सो। जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, लोगों को पता नहीं होता है कि मेंटल हेल्थ कब वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं और कब उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि एक मेरी पेशेंट आई थी कुछ दिनों पहले, तो शी वाज सफरिंग फ्रॉम ओसीडी फ्रॉम मे बी पास्ट 10-12 years, और उसको पता नहीं था कि ये भी एक तरह की बीमारी होती है, जो बार बार वो हाथ धो रही है, हाथ साफ करिए, बार बार चेकिंग है, बार बार वो रिपीटेड थिंकिंग है, वो उसे पता नहीं था कि ये एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। और वो मेरे पास आई और उसके हस्बैंड कह रहे, मैम मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। तो यस, पीपल आर नॉट अवेयर कि ये मेंटल इलनेस किस तरह से प्रेजेंट हो सकती है, किस टाइम पे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। So we should make more awareness campaign like this, I think. Okay, before I move further, we have with us also Dr. Umang Kochar हमारे साथ join कर गए हैं. Good evening, Dr. Kochar. Dr. Kochar, मैं बता दूं आपको, कंसल्टेंट न्यूरो साइकाइट्रिस्ट हैं संवेदना क्लिनिक के साथ, और फाउंडर हैं इनर होराइजन्स सेंटर फॉर इनर डेवलपमेंट. थैंक यू एंड वेलकम टू द शो, डॉक्टर कोचर. Thank you so much. So Dr. Kochar, I'll bring you in डिस्कशन में. हम लोग आज तनाव और डिप्रेशन इन दोनों सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं. अभी स्ट्रेस के बारे में डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर दीपशिखा ने थोड़ा सा वो किया है. आप मुझे ये बताइए कि हम जब डिप्रेशन की बात करते हैं, एंड द आइडिया इज कि हम बार बार लोगों को इससे अवगत कराते रहें, उनको पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स और क्या व्हाट आर द थिंग्स टू लुक आउट फॉर. सो व्हाट एग्जैक्टली, where do you draw the line that this has become a medical condition by depression, and where is it that it's just a regular stress and we should mind it ourselves? So usually we say that whenever it becomes clinically significant is that if you become dysfunctional, so you cannot continue with the socio-occupational functioning, day-to-day efforts में problem होनी शुरू हो, you're not able to function whether at home, in relationships, professionally, and that stress continues and the symptoms continue for more than 2 weeks. So we always say that for most of the time of the day, for most of the days of the week, for at least 2 weeks. If it goes beyond that, then yes, it is clinically significant. Rishali, if I can jump in at this stage. Absolutely. Dr. Asha. Nagpal, with your permission, and I want to know about mental health. I work along with Rishali. Dr. Nagpal, आपने जो अभी बोला उसको उससे related एक सवाल है, which is you said कि अब जो आप डील नहीं कर सकते, कोपिंग मैकेनिज्म्स जिनके लो है, अब उभर के बाहर निकल आ रही हैं. तो क्या है जो अब हुआ है? As in, we know कोरोना का स्केयर था, we know काफी situations change हुई हैं, but what has caused this? अब क्यों? पहले क्यों नहीं? अभी इसलिए क्योंकि इस टाइम पर हमारे लिए बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं. इन अ वे एक आइसोलेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा है, क्योंकि हमारे एक्शंस में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हमारी थॉट्स भी कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो रही है. हम जिस तरह से पहले खुलकर जो है सोच सकते थे या हम लोग आगे का प्लान कर सकते थे, अभी इस टाइम पे शायद हम लोग उतना फ्रीली वो काम नहीं कर पा रहे हैं. और इस टाइम पर अब बिकॉज गुड 2 months वी हैव सैट एट होम, वी हैड टाइम टू एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट, या बैठ करके जो भी हमारी परेशानियां थी वो शायद इस समय मैग्नीफाई हो गई हैं या दिखने लगी हैं, या घर में जो लोग थे जो पहले हमारे साथ नहीं रहते थे, अब उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट बढ़ने लगा है. और इस टाइम पर बिकॉज इनवेरिएबली ये रहता है कि जब इस तरह का पेंडेमिक वगैरह कुछ होता है, तो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक तो बीमारी के कारण एक कारण है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोविड के कारण जो भी हमारे अंदर एक घबराहट है.
और एक है जो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हम लोग पहले से, जैसे कि अभी डॉक्टर दीपशिखा ने कहा और थोड़ी देर पहले हम डॉक्टर शेखू से भी जब डिस्कस कर रहे थे कि पहले मतलब पहले भी जो है इन लोगों में परेशानी थी, बट इस टाइम पर अब ये चीज जो है उनको रियलाइज हो रहा है कि शायद ये चीज है, इसके लिए हमें वी नीड टू एक्चुअली टेक सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। एंड अ थर्ड थिंग इज कि इसका जो है एक न्यूरोलॉजिकल सिक्वेले भी आ रहा है कि कोविड में आपके ब्रेन में चेंजेस आ रही हैं, या फिर कोविड खत्म होने के बाद आपके दिमाग में जो है कुछ कुछ चेंजेस आ रही है। मेरे ख्याल से डॉक्टर शेखू, क्योंकि एकेडमिकली काफी ज्यादा कनेक्टेड है, वो शायद न्यूरोलॉजिकल पे शायद ज्यादा हमें बता पाएंगे। हाँ, कोविड में अभी कुछ इनिशियल स्टडीज में बताया गया है कि ब्रेन फॉग इवन आफ्टर रिकवरी, इवन आफ्टर नेगेटिव रिपोर्ट, ब्रेन फॉग पेशेंट्स में अप टू 2 वीक्स to 4 वीक्स रह रहा है। उस ब्रेन फॉग के कारण पेशेंट डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं। सेकेंडली, एंजाइटी हो जाती है पेशेंट को। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी डेथ्स हो रही हैं। इवन नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है और पेशेंट रिकवर होके घर आ जाता है, उसके बाद भी डेथ्स हो रही हैं। तो पेशेंट्स को उसकी एक एंजाइटी है, एंटीसिपेशन है, उसके कारण भी ये चीज़ बढ़ रही है, जिसको हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल सीक्वल ज़्यादा बेटर रहेगा ये टर्म। बाकी एक्सक्लूसिव न्यूरोलॉजिकल सीक्वेल हो रही है, जैसे वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कोविड से। डीआईसी वन ऑफ मोस्ट लीडिंग कॉज है ड्यू टू कोविड की डेथ। कोविड की डेथ का मेन कॉज है डीआईसी। ब्रेन में भी थ्रोम्बोसिस हो रही है, जो कि काफ़ी कॉमन है पेशेंट्स में। तो वो एंजाइटी भी बढ़ा रही है, डिप्रेशन बढ़ा रही है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ा रही हैं। सेकंड, मैम आपने बोला कि शुरू में बिफोर कोविड एरा और पोस्ट कोविड, शुरू में काफ़ी चीज़ों से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मास्क कर रहे थे। हम लोग शुरू से ही कंडीशनड हैं मीनिंगलेस थिंग्स के लिए, जैसे शॉपिंग कर ली, घूम लिया कहीं। अगर हम लोग देखें, अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो वो जॉब कर रहा है अपना, बट जैसे ही कोविड आया सब लॉकडाउन में थे, घर में थे, फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी थी कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा। इन सब के कारण एंटिसिपेशन हो गया। कोविड से डर तो था ही, इसी के कारण डिप्रेशन एंड एंजाइटी की प्रेवलेंस काफी ज्यादा हो गई है, आई थिंक। Just before I hand back to you, Vrishali, connected to what you said, आपने कुछ ब्रेन फॉग के बारे में बोला। हाँ जी। और आपने काफी सिक्वेले टाइप के शब्द इस्तेमाल किए जो कोई नहीं समझता आपके अलावा। ओके, मैं तो सर्टेनली नहीं और समझती। डीआईसी भी थोड़ा सा समझा देंगे शेखू, Thank you क्योंकि so much, आपके ma'am. ये क्या हाँ, चीज जो बोल गए हमारे आप? व्यूअर्स हैं वो थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। अच्छा। थोड़ा मतलब हिंदी में थोड़ा संक्षेप में। हाँ जी, डीआईसी असल में शुरू में जब अगर हम लोग, ऑल्दो वो कोविड की ज्यादा डिटेल हो जाएगी, जैसे मार्च में हम लोगों के यहाँ लॉकडाउन लगा था, जनवरी में कोविड को आइडेंटिफाई किया गया था ऑफिशियली कि कुछ कोविड है, अदरवाइज तो शुरू में उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो शुरू में बोला गया कि कोविड की डेथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आईसीयूज में पेशेंट्स को ट्रीट हो रहा था, तब पाया गया कि मोस्टली डेथ्स कोविड के में कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज से हो रही है। काफी शुरू में ही जिन पेशेंट्स को कोमोर्बिड कंडीशंस है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीजेज हैं या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटस है, इन पेशेंट्स में रिस्क ज्यादा था डेथ का। मोर्टेलिटी एज वेल एज मोर्बिडिटी भी कोविड से इनमें बढ़ रही थी। तो पाया गया कि कोविड में हमारी खून की नलियों में कुछ थ्रोम्बोसिस हो जाती है, खून के थक्के जम जाते हैं, जिसके कारण पूरे शरीर में एक डीआईसी, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन बोला जाता है उसको, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। उसके बाद सेप्सिस होने लगी। सेप्सिस मतलब जनरलाइज्ड इन्फेक्शन बॉडी में। ये सब न्यूरोलॉजिकल सीक्वल को भी बढ़ा रहे थे। जी, आई थिंक आप क्लियर हैं और डिटेल No, से? no, it's much हाँ जी। clearer. मैंने एक्चुअली Okay. थर्ड सेशन है
तो मेरे थोड़े एडवांटेज है अपने व्यूअर्स के ऊपर हाँ जी for them. But one of the things, and इस जिस सेशन में डॉक्टर नागपाल और मैं भी थे प्रेजेंट, डॉक्टर नागपाल एक स्टैनफोर्ड के काफी अराइव्ड से काफी इंटेलेक्चुअली सुपीरियर प्रोफेसर हैं, जो कह रहे थे कि न्यूरो कोविड करके चीजें हो रही हैं अभी. ओके, न्यूरो कोविड माने, एंड यूर ऑन म्यूट डॉक्टर नागपाल इन केस यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू नाउ. तो जो न्यूरो कोविड का सिचुएशन है, दैट मीन्स कि मतलब न्यूरोलॉजिकल फॉर्मेट ऑफ द सिस्टम में उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? आई वुड इमेजिन कि सीक्वली is also affecting whatever, yeah, the neurological thing. So then in that scenario, agar neurological impact hai, thank you for joining us, Dr. Shekhu. I think the camera is on you right now. Okay, now the camera's on you. So India में कोई असर पाया है? I mean, you may want to respond, Dr. Umang, अगर आप भी कुछ इस पे कोई observation share करें, Dr. Nagpal. I swear, Yeah. last question. आशा, देखो, जब हमारी बात हुई थी स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर से, तो उस टाइम तक अगर हमारे पास पेशेंट्स आ भी रहे थे जिनका न्यूरोलॉजिकल जो है, जो फर्स्ट सिम्टम्स थे वो न्यूरोलॉजिकल थे, तो हम लोग उसको एज डिप्रेशन ही लेके जो है इनवेरिएबली उसको इग्नोर कर रहे थे. बट नाउ दैट थिंग्स आर कमिंग, सो यू नो वी आर अ लिटिल केयरफुल. और एक उन्होंने जो एक स्केल दिया था, तो कभी मतलब व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू पुट दैट स्केल, तो कभी कभी पता चलने लगा है कि माइट बी, यू नो, इट कुड बी द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोरोना. जैसे कि वो लोग अभी आजकल स्टडी जो कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर आशा, हम लोग उस टाइम पर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सो आई वुड से कि अभी भी हम लोगों के लिए बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट समवेयर इट इज द इन बिटवीन जोन, कि हमें लग रहा है शायद इट इज यू नो समथिंग विच वाज ऑलरेडी देयर, प्रोबेबली अभी बिकॉज ऑफ द वे दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग, कि अभी कहीं भी हम डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो अंदर के जितने भी हमारी परेशानियां हैं वो उभर के बाहर आ रही हैं. बट माइट बी अब जैसे आगे बढ़े तो हो सकता है जितनी उनकी स्टडीज और आए तो शायद हमें पता चले कि जो हमने सोचा था शायद दैट कुड बी बिकॉज ऑफ यू नो कोरोना इटसेल्फ. बट फ्रैंकली टेलिंग यू, अभी भी श्योर शॉर्ट डायग्नोसिस हम साइकोलॉजिकल, आई डोंट नो, मतलब रेस्ट ऑफ द पैनल कैन एक्चुअली एनलाइटन अस, बट मैं अभी तक नहीं ये डायग्नोसिस बना सकती purely on the basis of you know psychological manifestation. हम लोग फिर भी कोशिश यही करते हैं देखने के लिए कि क्या और बाकी यू नो ऑर्गेनिक कॉजेज या कोई और फीवर या फिर किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम निकले, या तो ऐसा करें कि हम सभी के अंदर जो है ये रैपिड टेस्ट करें और तब शायद हमें बेटर हो जाए. But this is still a very confused sort of a state. And anybody else who wants to add into this? So I agree with Dr. Anjali completely. You know that it's still pretty new. It's a lot of unknown. We don't know. But going back to what you asked earlier, that the basic anxiety is we don't know what is going to happen. It's uncertainty, the anxiety of the unknown. क्या होगा control में नहीं है क्या. So we were in one of the workshops, we were talking about the kids also. So if the parents are manifesting a lot of anxiety, that reflects onto the kids also, you know, and they start getting anxious and agitated. If they're elderly people, you don't know what's going to happen. Somebody mentioned about the job uncertainties, the pay cuts. So you don't know, it's out of your control. Till now, we have been in the phase that we know, okay, this is what we expect, this is what is going to happen. And therefore, anxiety is becoming the new normal. People do not know how to handle stress. So we can probably go back to, you know, the skills we impart on our children when we are parenting. Dr. Shekhu mentioned something very pertinent, which I really like, that, you know, how do we cope with stress? So we start shopping, or we start, you know,
delving into these things that, okay, this is the way how to, increase your serotonin levels transiently so you feel good about yourself. But these have been the coping skills which we have learned from our environment, from our parenting. But during stressful times, stress is nothing else except what meaning you give to a particular situation. So we need to learn that, imbibe, impart, teach, tell our youngsters that it's manageable. Do not get overstressed and get into better coping mechanisms. Okay, actually now I'm going to start taking, we've gone to a discussion on serious medical aspects of एंजाइटी डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इन जनरल. मैं इसको थोड़ा सा वापस लोगों के जो रोजमर्रा के सवाल हैं उस पे आ रही हूँ. हमारे पास फेसबुक पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. सानिया पूछ रही हैं कि न्यूज चैनल्स हैं जो मेंटल हेल्थ भी कवर कर रहा है और एक तरीके से काफी स्ट्रेस और एंजाइटी वाली न्यूज इंफॉर्मेशन भी देता जा रहा है. हाउ डू वी एक्चुअली deal with this, and does it trigger more anxiety in a person if they watch news that's creating all this kind of stuff? I think yes. Yeah. Watching news channels and all sort of news about corona or anything else 24 hours or 12 hours at a stretch does affect us. तो अगर हम दिन भर एक ही चीज को देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो obviously it leads to anxiety. So we should rely on the sources which are reliable, जहाँ की हमें बस अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत है, ओवर अपडेट करने की जरूरत नहीं है. बस कोरोना में की डेथ कहाँ हो रहे हैं, हमारे आसपास में कितने केसेस हैं, कितने इन्फेक्शियस हैं, क्या हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट्स कहाँ तक अभी आए हैं, वैक्सीन आए हैं नहीं आए, एक लिमिट तक होना चाहिए दिन भर में. बट दिन भर बस ऐसा नहीं कि न्यूज चैनल टीवी खोल के बैठ गए, दिन भर वो बैकग्राउंड में चलता आ रहा है कि हाँ ऐसा ये कोरोना ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए. डॉक्टर कोचर, यू वर मेंशनिंग एक तो कि कोपिंग मैकेनिज्म हम लोग खुद ही बना लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करने के लिए, एंड यू आर टोटली राइट. एंड लॉट ऑफ पीपल जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि मुझे जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ. What is the right method of handling this? Because at one time while we are discussing this, we also want लोगों को सेल्फ अपने आप में वो जागरूक होना चाहिए कि अपने आप को भी हम लोग घर पे भी हैंडल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. So what are the better coping mechanisms? How should you handle this while it's not a very severe medical condition, so it doesn't reach that stage? So before I come to this, something which Dr. Deepshika mentioned, very pertinent. So, sticking to one reliable source of information, you do not unnecessarily need an overload of information. So there is something which Dr. Stephen Covey has come up with, a very nice mechanism. So imagine that there is one circle which we call as your circle of concern. हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं. मैं कंसर्न हो सकता हूँ आज कि इंडिया चाइना का वॉर ना हो जाए, मैं कंसर्न हो सकता हूँ कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. तो दैट स्टेज विद इन माई सर्कल ऑफ कंसर्न. आई एम कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स. विद इन दैट देयर इज अ स्मॉलर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. किन चीज़ों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, किन चीज़ों के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ. दोज विल बी वेरी फ्यू. At least much lesser than the circle of concern. So my first question should be, can I do something about it? इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ या नहीं? If the answer is no, just forget it. Don't bother about it. If the answer is yes, I can do something about it, then yes, do, and then don't bother. We all have a sum total of something which we can call as psychological energy. So let me give you an example. Supposing हम सबकी psychological energy fixed है. So there's law of conservation of energy, जैसे physics में है, that the sum total of energy remains the same. It can neither be created nor destroyed. ऐसे ही मान लीजिए hypothetically मेरे पास 100 units of psychological energy है. अगर मैं negative चीजों में ज्यादा खर्च करूंगा, मेरे पास positive चीजों के लिए वो energy कम बचेगी automatically. So I should focus on something which is not negative. Can I do something about it? There are a lot of, so slightly digressing, but there are a lot of cognitive errors we indulge in. Cognitive errors, so before Asha asks, I have to say cognition means thinking.
ओके हमारी सोच क्या है, सोचने के तरीके क्या हैं, और एरर एज वी नो इज गलत सोच, you know. So there are a lot of cognitive errors which we indulge in. For example, we magnify a particular negative or catastrophization. So मैग्निफिकेशन ऑफ नेगेटिव इज कि एक छोटा नेगेटिव इवेंट है उसको हम बड़ा बना रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, जितना है उससे कहीं ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, वो उतना बड़ा है नहीं, एंड देयरफॉर वी स्टार्ट यू नो कैटास्ट्रोफाइजेशन इज उसको एक्सट्रीम में कर दिया. आई रिमेंबर रिसेंटली दिस यंग गर्ल केम टू मी 23 24 and she had a fight with a boyfriend and she came and she said मेरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट हुई है, नाउ ही इज गोइंग टू ब्रेक अप विद यू, एंड शी कंटिन्यूड एंड टुवर्ड्स द एंड शी सेड नाउ आई एम गोइंग टू डाई अ लोनली ओल्ड लेडी. दैट इज कैटास्ट्रोफाइजेशन. आपने एक छोटी सी चीज को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया जिसका कोई रीजन नहीं है. सो वी स्टार्ट यू नो taking it beyond what you should, right? And there is another cognitive error which we indulge in very commonly, which we call as emotional reasoning. My emotions become equal to facts, you know. So emotions are not facts. So supposing a lot of people come and say I fear that some near and dear one is going to die because of COVID. Now we ask what is, you know, is there any evidence of it? किसी को कोई symptom है? नहीं है. Have you been near somebody who is COVID positive? Nahi. So what is the basis of it? It's a gut feeling, right? So your emotions do not become facts. Your feelings don't become facts. So these are errors we are indulging in. So there are ways to identify what errors we are indulging in, क्या गलत सोच में indulge कर रहे हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हम उस पे काम कर सकते हैं. Because we get used to, at an automatic level, we get used to indulging in a lot of errors which start affecting my psyche. You know, I start feeling either anxious or low, you know, not in control. So, I have a question, Dr. Kochar, Yeah. at this stage Yes, कि ma'am. हमें पता है कि नेगेटिविटी मतलब ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा, यू नो, ओवर थिंकिंग तो हम सब लोग किसी लेवल पे करते रहते हैं, राइट? एंड वी आर ऑलवेज आउट ऑफ वी इमेजिन द वर्स्ट. इनफैक्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस इज कि ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम और नॉट, एंड उसका कनेक्शन मुझे इस क्वेश्चन पे दिख रहा है जो आपका आंसर है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेक इट पॉजिटिव? वही तो है माजरा. अगर हम पॉजिटिव खुद कर सकते तो हम, you know, we wouldn't have to come to you. What do you do? Are there any 5 mantras that you can say कि तुम deep breathe करो, ये करो, मतलब Okay. how Okay. do I change my So- thinking? Okay. So let me address that. The first step is so there's whole lot of cognitive errors we indulge in, right? The first step is we identify that yes, there is a distortion going on. There's a cognitive error happening, right? Sorry, हिंदी में अगर आप बोलें तो it will जी be जी. तो पहला not स्टेप है, impactful. पहले मैं आइडेंटिफाई करूं कि किस कॉग्निटिव एरर में, सोचने के किस गलत तरीके में मैं इंडल्ज कर रहा हूं, राइट? वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग. हम किसी चीज को बदल नहीं सकते जब तक कि मैं आइडेंटिफाई नहीं करूं कि हाँ ये गलती मैं कर रहा हूं, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. दूसरा स्टेप, लुक फॉर एविडेंस. क्या एविडेंस है इसको सपोर्ट करता हुआ? सो सपोजिंग आई से दैट यू नो आई एम अ फेलियर, I will not be able to do anything. Or if I say that I'm not able to keep relationships, any thought which I'm creating, कोई भी सोच मैं create कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई evidence है क्या? या मैं बोलता हूँ कि मेरे को या मेरे near and dear one को कुछ बीमारी हो सकती है, उसके लिए कोई evidence है क्या? हमें एक तरीके से सोचने की आदत पड़ जाती है. So look for evidence. The third way could be the survey method. The survey method basically means कि हम लोगों से जाके बात करें, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, any other knowledgeable people, professionals, we talk and then we learn to trust them, right? A lot of times we listen but we say nahi nahi ye to sach nahi hai, right? Because that is the way we are wired to think, almost at the spinal level, right? So the survey method, talk to people, trustworthy people, reliable people, people you can share with, even people who will not be judgmental कि हाँ अच्छा इस एंजाइटी से मैं गुजर रहा हूँ तो मेरे अंदर कुछ कमी है, ऐसा नहीं. Okay, so the survey method, that is important. Look for evidence, identify the distortion, look for evidence. You talk to other people. A lot of times, you know, we do something which is known as cost benefit analysis. Cost benefit analysis is a financial accounting term. मतलब अगर ये thought को मैं hold on करता हूँ तो इसकी क्या cost है
और अगर इस थॉट को मैं छोड़ देता हूँ, आई लेट गो ऑफ दिस थॉट, तो इसका क्या बेनिफिट है, you know? So supposing I continue to hold on to this thought that something bad is going to happen to me, right? Or supposing, I'll give you a simpler example outside COVID. So supposing I say I'm an introvert, I'm a shy person, I can't talk to people, right? What is the consequence of that? इसका नतीजा क्या है? If I hold on to this thought, I will not talk to people. मैं लोगों से जाके मिंगल नहीं करूंगा, अकेला रहूंगा, चुप रहूंगा, शाय रहूंगा. कोई पार्टी होगी तो शायद मैं एक कोने में खड़ा रहूंगा, अच्छा किसी ने आके बात करनी है तो कर लो, अदरवाइज मैं तो शाय हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो बात नहीं करता. और उसका बेनिफिट क्या है अगर इस थॉट को मैं छोड़ देता हूँ, लेट गो करता हूँ? इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, आई विल स्टार्ट मिंगलिंग अप, आई विल स्टार्ट मिक्सिंग अप, नेटवर्किंग बेटर होगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बेटर आएगा, तो पर्सनालिटी विल इम्प्रूव. सो दैट इज another method. I always say there is another something very simple which we call as the double standard method. अगर मान लीजिए आपको ये नहीं होता और किसी और को होता, आप उसको क्या एडवाइस देते? आई एम श्योर हम सबके साथ होता है, कोई फ्रेंड में बैठा हो बगल में, उसको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, रो रहा है, उदास है, तो हम उसको बोलेंगे नो डोंट वरी, यू हैव इट इन यू, यू नो, आपके साथ पहले भी प्रॉब्लम्स आई हैं and you have overcome it, so look at your past, you have been able to do it, you will be able to do it again. But we are very harsh on ourselves. हम अपने साथ बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं या बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं कि I don't have it in me. So that is, you know, do the same thing unto yourself which you will do unto others. We are kind with others and very harsh on ourselves. So, you know, there are so many other methods. Another one is, we can say, is thinking in shades of gray. There's something which we call as black and white thinking. Black and white thinking मतलब या कोई चीज ब्लैक है या व्हाइट है, या कोविड होगा या नहीं होगा, जिंदा बचेंगे मर जाएंगे, somebody is selfish or selfless. It doesn't work that way. Things are not black or white, it's always in shades of gray, right? So we have to train our mind to think in shades of gray. So these are some of the methods which we can use to, you know, break these errors. I want to bring in Dr. Shekhu over here. Dr. Shekhu, ये जो अभी सारी बात डॉक्टर कोचर ने करी है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया है and very relatable. Thank you, Dr. Kochar, because I think it just brings out all the common things that we all go through on a day-to-day basis. So, Dr. Shekhu, what I want to ask is that personality का कितना रोल है इस सब चीज में? जैसे डॉक्टर कोचर कह रहे हैं कि हम लोग कोई चीज अपने आप को समझा सकते हैं, ये देख सकते हैं हम किसी और को डील कैसे करें, बट मैं बड़े सारे लोगों को देखती हूँ, इनहेरेंट पर्सनालिटी ट्रेट होता है किसी का जो बहुत इजीली डिप्रेस हो जाता है, बहुत इजीली डिमोटिवेट हो जाता है, और एक दूसरा टाइप होता है जो चलता रहेगा, कोई भी चीज उसके साथ पास आएगी तो यू विल ओवरकम इट. सो व्हाट मेक्स दिस हैपन एंड हाउ बिग अ रोल डज दैट पर्सनालिटी प्ले? इज इट जेनेटिक? देखिए, पर्सनालिटी बेसिकली जेनेटिक, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का इंटरप्ले होता है. कोई भी साइकेट्रिक इशू होता है तो जेनेटिक फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, बट उसके साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इक्वली इम्पोर्टेंट है. जैसे कि डॉक्टर कोचर ने बात करी, इन्होंने बताया कि कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं जो शुरू से हम लोग जैसा सोचते हैं. कोग्निटिव डिस्टॉर्शन अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक भाषा में बात करेंगे, जो हम लोगों ने बचपन से लर्निंग करी है, अनकॉन्शियस लर्निंग जो हम लोग करते हैं. जैसे सपोज करो हम लोग क्लास में बैठे हैं, दो बच्चे हंस रहे हैं हमें देख के, उसको एक जो बच्चा होगा वो तो इग्नोर करेगा, दूसरा बच्चा सोचेगा नहीं ये दोनों मुझे देख के हंस रहे हैं, हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो तो हंस रहे हैं. कोई छोटी सी इन्होंने मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की बात करी थी, कैटास्ट्रोफाइजेशन की बात करी थी. तो शुरू से ही जो चाइल्डहुड से जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट 25-24 इयर्स तक होता है, उसमें जो कोग्निटिव इश्यूज होते हैं और हम उनको डिस्टोर्ट कर लेते हैं, अपनी विचार हमारी सोच को बदल लेते हैं. उन्हीं सोच के कारण कुछ लोग होते हैं वो एंग्शियस पर्सनालिटी ट्रेट्स वाले होते हैं, उनके लिए माइनर इश्यूज भी बहुत बड़े होते हैं. वो हर चीज को जनरलाइज कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मिनिमाइज नहीं करते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं. कोई अच्छी चीज हुई है तो उसको इग्नोर करेंगे, थोड़ी सी भी बुरी चीज हुई है तो उसको बढ़ा देंगे. तो पर्सनालिटी शुरू से लेके बचपन से लेके बड़ा होने तक जो हम लोग कोग्निटिव इश्यूज देखते हैं, उसी में ही पर्सनालिटी होती है. एक आदमी एंग्शियस पर्सनालिटी होता है, एक रिलैक्स्ड होता है.
इसी हिसाब से दोनों रिएक्ट करते हैं। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस में जो एंग्शियस पर्सन होता है उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स इज लाइक जो आपने बोला डॉक्टर उमंग, in case people are wondering कि UK कौन है, that is Umang Kochar. You know, he's used his initials. But you know, and at this stage, actually, मैं एक डॉक्टर रंजन भट्टाचार्य ने एक सवाल, I don't know if you're familiar with him, उन्होंने एक सवाल काफी लंबा चौड़ा है तो मैं पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कंग्रेचुलेशंस कहा है डॉक्टर शेखू बिश्नोई, डॉक्टर अंजलि नागपाल मैडम, डॉक्टर दीपशिका काव्या एंड डॉक्टर उमंग कोचर मैडम sir for discussing on this much needed topic. Thank you so much, Dr. Bhattacharya. तो इनका एक सवाल है सबके लिए, ओके, पैनल के लिए। ये कह रहे हैं पैनिक अटैक्स, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ओसीडी आर ऑन द राइज, मतलब बढ़ रहे हैं, और रिलैप्सेस काफी कॉमन हो रहे हैं। हाउ टू डायग्नोज एंड व्हाट अ पर्सन विल डू। एक उनका एक पेशेंट है जिनके बारे में वो एक केस प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रिपीटेडली चेकिंग विद थर्मोमीटर्स एंड पल्स ऑक्सीमीटर्स एंड ऑलरेडी टेस्टेड फॉर 6 times, मस्ट बी फॉर कोविड। हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। तो मैं सबसे एक एक आंसर चाहूंगी इस पे, प्लीज। हु गोज फर्स्ट? ओके, यस डॉक्टर शेखर। सबसे पहले तो धन्यवाद डॉक्टर भट्टाचार्य का क्वेश्चन पूछने के लिए। और ये नीड ऑफ आवर है ये क्वेश्चन। हाइपोकॉन्ड्रियासिस के इंसिडेंस काफ़ी रेज हो रहे हैं। नॉर्मल बुखार या किसी को हल्का सा भी जुकाम हो रहा है तो वो लोग बिना इन्वेस्टिगेशंस कराए एंक्शियस हो रहे हैं, ओवर एंक्शियस हो रहे हैं। ओसीडी के इंसिडेंस काफ़ी राइज हो रहा है क्योंकि बार बार लोग हाथ धो रहे हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि काफ़ी लोग सैनिटाइजर इंड्यूस्ड डर्मेटाइटिस को लेके स्किन ओपीडीज में आ रहे हैं। तो बेसिकली जैसे उन्होंने बताया कि एक पेशेंट उनका पल्स ऑक्सीमीटर से बार बार चेक कर रहा है, थर्मोमीटर से बार बार टेम्परेचर चेक कर रहा है, इवन उसका सिम्टम नहीं है, तो नो डाउट उसको ऑब्सेसिव थॉट्स आ रही होंगी कि उसको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। और आउट ऑफ टू रिलीव दीज ऑब्सेसिव थॉट्स वो बार बार कंपल्सिव वे में चेकिंग कर रहे हैं, थर्मोमीटर से चेक कर रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर रहे हैं। इसमें तो नो डाउट अगर पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास आ गया है और वो बता रहा है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो ट्रीटमेंट का पहला पार्ट तो कंप्लीट हो ही गया कि उसमें इंसाइट है। हम लोग उसे अप्रोच करेंगे कि उसको रीएश्योरेंस थेरेपी दी जाएगी कि कोविड ऐसे नहीं होता है। WHO ने एक प्रोटोकॉल बनाया है, कुछ हाई रिस्क चीजें होती हैं जिनके बाद अगर जिनसे पर्सन एक एक्सपोज होता है उसके बाद ही उसे कोविड हो सकता है। तो रीएश्योरेंस देंगे सबसे पहले पेशेंट को। रीएश्योरेंस के बाद में उसको बिहेवियर थेरेपी बताएंगे कि अगर आपको ऐसी थॉट्स आती हैं तो आपको रिलीव कैसे करना है। थॉट स्टॉपिंग किया जा सकता है, डिस्ट्रैक्शन किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी उसकी एंजाइटी रिलीव नहीं होती है तो हम लोग उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, ब्रेथ होल्डिंग बता सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकते हैं अगर वो पेशेंट में एंजाइटी ज़्यादा है तो। अगर उसके बाद भी पेशेंट रिलीव नहीं होता है तो हमारे पास मेडिसिनल फार्माकोथेरेपी है जिससे हम शुरू कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आप ऐड करना चाहेंगे इस पे कुछ? डॉक्टर दीपशिका आप म्यूट पे हैं, तो अगर आप इफ यू वांट टू ऐड टू दिस दैट विल बी गुड टू। या लास्ट 6-7 months में थोड़ी जितनी भी एंजाइटी के केसेस हैं या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसमें कि रिपीटेटिव चेकिंग एंड कंपल्सिव एक्ट्स आते हैं, वो केसेस में ऑब्वियसली बहुत राइज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। इट इज नॉट दैट कि ये कोरोना के कारण शुरू हो गया, इट वाज देयर, लेकिन कोरोना के आने के बाद से जब से जनवरी फेब से जब से ये शुरू हुआ है उसके बाद से लोग ज्यादा अवेयर हो गए और कहीं ना कहीं न्यूज चैनल से या अपने सराउंडिंग से ये थोड़ा बढ़ा है हमारे समाज में। तो इस चीज के लिए मरीजों को मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए और इसका प्रॉपर जो होता है सलाह, प्रॉपर ट्रीटमेंट या तो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ही दे सकते हैं, उनको प्रॉपर हेल्प लेना चाहिए।
Thank you, Dr. Kochar, Dr. Nagpal. Ladies first, Dr. Nagpal, आप कुछ हाँ, अगर इस तरह का अगर किसी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पहले कभी क्या ऐसा हुआ है कि कोई भी थॉट, इम्पल्स या फिर इमेज या किसी भी तरह का रेपिटेटिव जो है पहले इंट्रूसिव जो है थॉट रहा हो। कभी कभी जो है हमको जब ये सिम्टम्स दिखते हैं जरूरी नहीं है कि वो तभी आए हों, हो सकता है तब वो नोटिस हुए हैं, बट पहले माइट बी वो थर्मोमीटर चेक करना ना हो, वो हो सकता है कि पहले लॉक चेक करना हो या फिर अपनी फाइल्स बार बार अपने देखना कि वो फाइल मैंने रख ली या नहीं रख ली, या फिर बार बार चेक करना कि मैंने फोन बंद कर दिया या नहीं कर दिया। तो उस तरह से भी डिफरेंट वे से हो सकता है। तो मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग अगर उसको ओसीडी मान रहे हैं, अगर वो उस लेवल पे चला गया है, अनफॉर्चुनेटली ओसीडी जो है उसमें ब्रेन में एक ऐसी चेंज आ जाती है, एक हमारे ब्रेन का पार्ट है एंटीरियर सिंगुलम। तो ये एसीसी जो है जब उसका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, वो बेसिकली हमें ये बताता है कि जितनी भी हमारी सुपरफ्लुअस थॉट्स हैं या फिर किस चीज पे हमें फोकस करना है, किसको हमने छोड़ देना है, वो वाला जो फंक्शन है वो अफेक्टेड हो गया है, इम्पैक्टेड हो गया है। ऐसा नहीं था कि पहले जो है अगर हम कोई काम कर रहे हैं या हम लोग पहले जो है लॉक चेक नहीं कर रहे थे या हाथ नहीं धो रहे थे, बट अब वो थॉट आना कि अरे कहीं गंदगी तो नहीं है या फिर अरे कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, उसको आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी पे बार बार वो थॉट आ रहा है, वो आपका ऑब्सेसिव जो है थॉट आ रहा है, और वो आपकी नॉर्मल जो दिनचर्या है उसमें आपको इम्पैक्ट कर रहा है और कंपल्शंस आपके आ रहे हैं। सो अगर ये पहले से ही चल रहा है तो आई वुड से कि एक बार जब ये प्रॉब्लम आती है तो अगर वो एक लिमिट तक बढ़ गई है तो हम लोग ये हमें अपने पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी होता है कि ये एक वैक्सिंग एंड वेनिंग तरह की जो है परेशानी है। इसमें कभी भी हम जब एसीसी इन्वॉल्व हो गया है तो हम 100% जो है हम लोग नहीं सोचते हैं कि द पेशेंट इज गोइंग टू रिकवर। 80% भी अगर रिकवरी हो जाती है, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा, कभी हो सकता है वो चेकिंग में हो, कभी हो सकता है वो डर्ट की जो है उस पे हो। सो उसको ये समझाना जरूरी रहता है कि आपको इस तरह के अगर आते हैं, इसका मतलब आप हो सकता है ओसीडी से पीड़ित हैं और इसके लिए आप लॉन्ग टर्म जो है ट्रीटमेंट लें, जिसमें आपको दवाई जैसे कि बताया डॉक्टर शेखू ने वो, और रेगुलर जो है साइकोथेरेपी भी करवाते रहें। So these are few things I would say which are very important. और अगर वो एक लेवल से ज्यादा बढ़ गए then of course we can use other ways, जैसे RTMS रहता है या फिर जो है डीप जो है TDCS टाइप जो है, और भी इसकी जो है इलाज कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही रहती है कि जिसको ये परेशानी हो रही है उसको पता भी है, ये ईगो समवेयर द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि उसके साथ ये परेशानी है। अगर किसी में अगर कोई जैसे अगर कभी किसी पेशेंट में साइकोसिस वगैरह होता है, वो हंस रहा है या वो उसको मजा आ रहा है वो करने में बार बार, है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा, आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है, उसको इतनी परेशानी नहीं हो रही है। इसको जो है ये थॉट आ रहा है, इसको घबराहट हो रही है, उसको ठीक करने के लिए वो कंपल्शन कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उस पेशेंट को ये समझा दें कि हो सकता है अगर आपको ओसीडी है तो आपको ये बीमारी जब भी स्ट्रेस होगा तो आपको ये बढ़ जाएगी, और बीच में कुछ जब तक आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो ठीक रहेगी। आप घबराइए मत, जैसे ही इसके सिम्टम्स शुरू होते हैं आपको जाकर के मनोचिकित्सक से मिल लेना चाहिए। Dr. Kochar, you want to add to it? I actually have more questions also to ask Dr. Kochar. Sorry, but please So- complete this and then I'll ask you another one. So I think mostly Dr. Sheikhu, Dr. Deepika, Dr. Nagpal have already covered. But one thing, so usually these thoughts, these obsessions, these repetitive thoughts, ideas, impulses, images can be
either egocentric or they can be egodystonic. Egodystonic का मतलब है मुझे लगता है खुद को ये एहसास है कि ये irrational है. अगर मैंने एक बार ताला चेक कर लिया, 2 बार कर लिया, उसके बाद बार बार चेक करने की जरूरत नहीं. मुझे खुद एहसास होता है कि ये गलत है, कहीं ना कहीं सही नहीं है, irrational है. लेकिन बहुत बार ये होता है कि ये egocentric है, मतलब मेरे को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ गलती नहीं है. अब इस समय चाहे मीडिया हो, वातावरण हो, उसमें ऑलरेडी ये पता चल रहा है कि भाई इससे जान का खतरा हो सकता है, ये बीमारी नहीं होनी चाहिए. देयर इज सो मच ऑफ कवरेज अराउंड. सो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, बार बार हाथ सैनिटाइज करना, इट बिकम्स लगता है सही है, लेकिन वो इस हद को पार कर जाता है. जैसे डॉक्टर अंजलि ने बोला कि सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें वो इंटरफियर करने लगता है. तब हमें डेफिनेटली चाहे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाके, एज डॉक्टर शेखू सेड अर्लियर, initially it could be just reassurance, then psychotherapy, behavior therapy, systematic whatever, and later on अगर जरूरत पड़े तो medication जरूरत हो सकती है. Thank you, Dr. Bhattacharya, for asking this question. Okay, I'm going to first quickly take a question from the viewer and then come back to my question to you. I'll address this to Dr. Nagpal. सुबह से हिमांशी जी हैं जो हमें सुबह से एक सवाल पूछने की कोशिश कर रही हैं. उनको हमने बोला था शाम को आके पूछे. वो कहती है मुझे ओवर थिंकिंग वाला डिप्रेशन है. What can I do? Again, I will take her to the same neurological level पे. क्या रहता है कि जब हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर नेटवर्क होता है जिसे हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं. सेम थॉट जो है वो बार बार रेपिटेटिव हो रहा है और वही जो है हमें परेशानी दे रहा है. अनफॉर्चुनेटली जब ये नेटवर्क काम करता है, जिसे हम DMN कहते हैं, तो वो बाकी सभी जो रैशनल थॉट वाले जितने भी हमारे नेटवर्क्स हैं उनको ओवरराइड कर देता है. तो हम लोग सिर्फ इसी थॉट में अटक के रह जाते हैं, बाकी हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है, जो नॉर्मली काम करता है, वो नहीं कर पाता है. So that's why for मेडिकल प्रैक्टिशनर या साइकेट्रिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस जोन में जो चला गया है उसमें से बाहर निकाला जाए. राइट? अगर यह थॉट बार बार उनको आ रहा है तो इट कुड वेरी वेल बी अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन. आई वुड नॉट से इट इज OCD. मैं इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं कहूंगी. दिस वुड बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन जिसमें कि बार बार रेपिटेटिव थॉट आ रहा है. और अगेन द सेम थिंग कि आप कोशिश करें, जैसे आशा ने कहा था कि अपने बेड से लेकर के जो है मैराथन रन करना, बट उसका आपको मोटिवेट खुद को करना पड़ेगा, किसी एक्टिविटी में लगना पड़ेगा, आपको अपने मन की बात बोलनी पड़ेगी. बिकॉज अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. और जहां पे आपको ना कहना है, आप जहां पे आपको असर्टिव होना है वहां कहिए. जहां पे आपको बुरा लगा है वहां पे मन में ना रखिए और बाद में वो विचार बार आने से अच्छा है उस समय कह दीजिए. अगर आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू हैंडल दैट. और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो जरूर जो है किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लें. मैं हिमांशी को ये बता दूं कि अगर वो हमारे डॉक्टर से जुड़ना चाहती हैं तो हमारे कम्युनिटी पेज पे आए, famhealth.in/community पे अपना क्वेरी, सवाल या जुड़ने का जो चाह है वो वहाँ पे एक्सप्रेस करें, एंड वी विल हेल्प यू कनेक्ट विद द डॉक्टर्स दैट वी हैव ऑन द पैनल. गोइंग बैक टू व्हाट मुझे डॉक्टर कोचर से अर्लियर पूछना था कि अब कोविड की ही बातें इतनी देर से चल रही हैं और काफी स्टडीज शुरू हो गई हैं. एक तरीके का नजरिया था कोविड से पहले, and then we adapted to a new lifestyle during COVID with the anxiety, with all the depression that's coming with it. What is it that we can expect post COVID? Because there is going to be a certain normalcy which is already returning and a larger normalcy that will return. And on the other hand, बच्चे देख लें आप या हम भी देख लें, घर में काम करने की आदत पड़ गई है. Certain changes in our habits have formed pretty ingrained now. So what should we be expecting and how can we prevent that becoming an issue of adapting? So I think a lot of people
all of us, as you said, we have tapped into our resources, our reserves, which we probably never knew existed. Nobody thought that, we'll come across such a big catastrophe in our lifetimes. It happens once in a century probably. तो जो हमारे अभी तक के अनटैप्ड पोटेंशियल्स थे वो बाहर निकल के आ रहे हैं. मेड्स का बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया. तो सो कैन वी वर्क सो मच. पहले लगता मेड्स के बिना गुजारा नहीं हो सकता. आज की डेट में कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, क्या घर में बैठ सकते थे. सो ऑल ऑफ अस आर टैपिंग इनटू द हिडन रिसोर्सेज. एक ब्रीफली एक जॉर्डीज विंडो होती है जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं. सो वी से okay, something about me, I know about myself and you know, right? So हम दोनों को पता है, it is on the surface. There can be something I know but you do not know, which I am only aware of. The third could be something about me which you know, I don't know. But the biggest chunk is something which I also don't know and you also don't know. जो ब्लाइंड है, जो हिडन है, जो कभी टैप नहीं हुआ. तो हमारे रिसोर्सेज सामने निकल के आ रहे हैं, पोटेंशियल्स निकल के आ रहे हैं. तो एटलीस्ट लोगों में ये कैपेबिलिटी तो जागृत होगी, ये भावना कि अगर इतना ज्यादा मुश्किल टाइम निकल गया तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. सीक्वली इसके बहुत ज्यादा मल्टीपल फ्रंट्स पे होने वाले हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, जॉब रिलेटेड. तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई हैं, रिकवरीज की जरूरत है, डेट्स में है. सो दोज people can have psychological psychiatrics equally, so that help should be available. They should be aware that these fora are available. It could be social, people who have lost near and dear ones. बहुत ज्यादा common है, चाहे मेरी फैमिली में, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली में, चाहे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, somebody has passed away. How to cope with that? This is a difficult period. अभी तक हम शायद इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो it may not have sunk in, but it is going to hit us. People, spouses have passed away, parents, siblings, grandparents have passed away, sometimes kids have passed away, and therefore how to cope with that? That is going to hit. So there'll be social, financial, relationships, psychiatric, psychological, all kinds of complications which are going to be there. So there is positive also. As I said, that we can deal with it, that belief will be there, but at the same time we have to be prepared. Our government has to be prepared, and this fight is going to continue. It's still not over. So the vaccine can take, for the common person, can take almost an year to come, right? And even then the seroconversion rate का मतलब है कि अगर एक एंटीजन मेरी बॉडी में आता है, एक बैक्टीरिया, वायरस मेरी बॉडी में आती है, तो उसके खिलाफ मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है. वो सेरो कन्वर्जन कितने प्रतिशत में हो रहा है, मतलब एंटीबॉडीज कितने परसेंट में बन रही हैं, वो अभी तक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में भी सिर्फ 50% के करीब है. सो वैक्सीन क्या एफिकेशियस होगी, वी डोंट नो. इट मे बी एफिकेशियस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50%. The delivery, the cost, the implications are huge. So we are still not there post-COVID. This is going to be a new normal. This can continue for a few years to come. So we have to be prepared that continue to, dig deep into our inner resources, or obviously forums like yours, professional help is available. Probably some community networks should be developed. They can help. So some kind of resources whereby people can, seek help should be there. And I think another thing that is there कि communication, I think most important हम बोलते हैं mental health को resolve करने के लिए, to be able to communicate, talk, makes it one step closer to you being able to seek professional help or any help for that matter. Dr. शेखू, आपको मैं ये सवाल पूछती हूँ. प्रिया का सवाल है कि आपस में आजकल ये सब फैमिली रिलेटेड सवाल आते हैं, बिकॉज लोग घर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपस में पूरा घर का फंक्शनिंग अभी भी काफी आधी लॉकडाउन वाली स्थिति है काफी घरों में. तो वो पूछ रहे हैं कि फैमिली की फंक्शनिंग किस तरीके की फंक्शनिंग हो सकती है जिससे एंजाइटी और फ्लेयर अप हो जाए, और ये जो एंजाइटी जो फैमिली के अंदर कौन सी बिहेवियर से आती है, और इसकी वजह से आपका खुद का बाहर वाले लोगों से बिहेवियर कैसे बदल सकता है. Will it change drastically? How does this affect?
देखिए, जैसे कि फैमिली डायनामिक्स बहुत जरूरी है। कोई भी इशू में, अभी तो कोविड चल रहा है, तो कोविड रिलेटेड एंजाइटी, कोविड रिलेटेड डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस हम लोग बात करें, तो अगर फैमिली डायनामिक्स में इश्यूज हैं तो ये चीज बढ़ेंगी। अगर किसी की ज्वाइंट फैमिली है तो कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स वो काफी जरूरी है। कम्युनिकेशन में भी हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर किसी को कोई एंजाइटी है और वो दूसरे से शेयर करता है, अपने एल्डरली से, अपने पार्टनर से शेयर करता है, तो वो एंजाइटी शेयरिंग से रिलीव होती है। कनेक्शन जरूरी है, सब फैमिली मेंबर्स में बॉन्डिंग होना जरूरी है। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो फ्रेंड्स फैमिली से कनेक्शन जितना ज्यादा रहेगा, जितनी फैमिली डायनामिक्स सही रहेगी, जितनी हॉस्टिलिटी नहीं रहेगी फैमिली में, तो ये चीजें कोविड रिलेटेड एंजाइटी एंड डिप्रेशन को कम करेगी। रीएश्योरेंस बड़ा जरूरी है। अगर कोई फैमिली मेंबर में, सब एक फैमिली में दो लोग एंक्सियस हैं, बाकी सब लोग रिलैक्स पर्सनैलिटी में है, तो अगर बाकी लोग उन्हें रीएश्योर करेंगे तो उन्हें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत इमीडिएटली नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीएश्योरेंस से ही काफी चीजें रिलीव हो जाएंगी। रीएश्योरेंस, बाकी साइको एजुकेशन, आप लोग जैसे आप लोगों ने ये फॉर्म चलाई है, इवन मीडिया भी काफी ज्यादा कर रहा है कि साइको एजुकेशन कर रहा है, तो साइको एजुकेशन जरूरी है अबाउट साइकेट्रिक इश्यूज एज वेल एज हेल्थ एजुकेशन अबाउट कोविड। शुरू में था कि कोविड जिसको हो रहा है उसकी मोर्टेलिटी 100% श्योर है। अभी हमारे अगर इंडिया में आंकड़े करें तो 3% से भी कम लोगों में मोर्टेलिटी है। केस फेटेलिटी रेट काफी कम है। तो ये चीजों से रीएश्योरेंस भी पेशेंट्स में, इंडिविजुअल्स में बढ़ेंगी। वो बार बार अपने आप को रीएश्योर कर सकते हैं कि कोविड हो गया तो ऐसा नहीं है कि मैं मरूंगा या मेरी डेथ होनी सुनिश्चित है। साइको एजुकेशन से पेशेंट को धीरे धीरे समझ आएगा कि नहीं, मैं अगर मास्क लगा के रह रहा हूँ, थोड़े से बेसिक प्रोटेक्शंस फॉलो कर रहा हूँ, प्रोटेक्टिव मेथड्स फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे कोरोना नहीं होगा। इस चीज से धीरे धीरे एंजाइटी कम होगी। जी। Let me just jump in right now. डॉक्टर दीपशिखा, आपने काफी टाइम से एक जवाब नहीं दिया, एंड हमने एक पैनल किया था जिसको विच इज अबाउट विमेन्स हेल्थ। ओके, तो जो सवाल अभी वैशाली ने पूछा वो जो इनफैक्ट प्रिया जी पूछ रही हैं, इमीडिएट फैमिली और ये गया के पर्सपेक्टिव से आई वांट टू नो, बिकॉज यू नो दिल्ली डिफरेंट है, काफी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, गया का कल्चर आई एम श्योर यू नो it's a little different, and the culture will impact the environment. तो कोई family member, and you know saas bahu serials are so popular for some reason, I'm sure, can you behave, I mean can other people's behavior, immediate family, cause depression या anxiety जो hidden थी flare up हो सकती है क्या अभी, number one? And number two, can their behavior actually stop us from having a good relationship with our neighbors or friends or you know outside people? So from a Gaya perspective, what would you suggest? Because एक आसान चीज है, आप भी मतलब लीडी हैं, मैं भी एक औरत हूँ, तो आसान है कहना कि अरे आप बात करिए, कैसे बात करूं सास से? तो आपकी व्यूज। या मुझे ऐसा लगता नहीं है कि थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट इन गया और दिल्ली और व्हाटसोएवर, जहां तक उसकी बात की जाए। आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू। इंसान, अगर कोई भी इंसान हमारी फैमिली में जो हमारे लोग हैं, किस तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं, हम उनके साथ कितना कंफर्टेबल है, कितनी बातें शेयर करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हमें बचपन से ऐसा, जैसे एक बच्चा होता है तो हमें उसे इनकरेज करना चाहिए कि अगर वो हैप्पी है, सैड है, या ही इज फीलिंग लाइक क्राइंग या एनी किसी भी तरह के इमोशंस हैं, तो वो आकर शेयर करें। am I audible or not? थोड़ी आवाज आपकी कट कट के आ रही है, थोड़ी धीमी हो गई है आपकी आवाज। ट्राई नाउ। हेलो, आप थोड़ा और बोलो तो मे बी विल बी एबल टू हियर यू। हेलो। बुलंद होके। I think there is a problem in the connection. Yeah, I'm audible. Yeah.
तो मुझे लगता है कि हमें अपनी आगे की जनरेशन को शुरू से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी सिखानी चाहिए कि अगर मैं उदास हूँ तो क्यों उदास हूँ, अंदर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मुझे इस तरह से कुछ फील हो रहा है, या उसे अपने फैमिली में इधर अपनी मम्मी के साथ या फादर के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी साथ में रहते हैं इवन सिबलिंग्स के साथ जाके शेयर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि सैड होना या रोने जैसा अगर उनको फील हो रहा है तो नथिंग टू फील बैड अबाउट, इट इज इक्वली गुड एज जैसा अगर खुश है और सैड है तो दोनों बोथ आर इमोशंस। और ऐसा नहीं है कि अगर हम हैप्पी हैं तब हमें सबसे बातें करनी चाहिए, सबके साथ शेयर करना चाहिए, और अगर हम उदास हैं तो हमें बस अपने कमरे में एक साइड में रहना चाहिए या लाइक नहीं बोलना चाहिए किसी और से। तो yeah. ओके, दैट प्रीटी मच आंसर्स द क्वेश्चन कि अपने आप में झांको। डॉक्टर कोचर, इस पे जरूर कोई तो साइंटिफिक टर्म होगी, इसको क्या कहा जाता है आपके, would you like to add to this कि how do you not let your immediate connections and people affect you mentally? So usually what I would say is that अगर एक फैमिली है, हो सकता है एक से ज्यादा लोग, एक डॉक्टर अंजलि ने बहुत बीच में बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग है वो यूजुअली प्रेसिपिटेट हो सकता है, यू नो दिस कैन बी पहले से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं कि फैमिली में थोड़ी खटपट है, थोड़ी फ्रिक्शन है, और वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या प्रेसिपिटेट कर रहा है, सो कोरोना कैन बिकम अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। सो अगर पहले से कुछ एनिमोसिटीज थी या जैसे सिबलिंग राइवलरी होती है ऐसे कुछ राइवलरीज थी, वो एंजाइटी वगैरह सरफेस पे निकल के आ सकती है बिकॉज स्ट्रेस बढ़ गया, अचानक स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अंदर जो भी कुछ है वो निकल के बाहर आ सकता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि यूजुअली कोई हम ये एक्सपेक्ट करें दैट द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड मी, उससे पहले फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और वो तभी संभव है अगर सपोजिंग आपने मेरे से गुस्से में कुछ बोला, राइट नाउ इज इट अबाउट यू और इज इट अबाउट मी, दैट इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट मी। अगर सपोजिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूं हाइपोथेटिकली कि मेरे बच्चे के 95% मार्क्स आए, is it about her, my daughter? No, it's about me. It is my expectation whether she is not in this world to live up to my expectations, right? But agar if from her perspective she needs to understand, although she is a child, but she needs to understand that my father is having, this is about him, whether he's able to just sorry, I'm getting a call. Okay, so whether my father is behaving in this manner. So एक बड़ा अच्छा मेरे को कहीं पे वाक्य मिला था, बदले व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं बदलेगा। हम we are trying to change the society, we are trying to change the nation, but the change has to begin from me. If I do not change, nothing else is going to change. So supposing if you say something in anger to me and I turn back and say, I can see that something is upsetting you, do you want to talk about it? It is definitely going to mellow you down. I can say that only if I do not feel threatened. But if I feel threatened, supposing आपने मेरे ऊपर उंगली उठाई, I feel a threat perception, I will point a finger back at you and this thing increases, this then exacerbates, और फिर चाहे वो conflicts flare up हो जाते हैं. So somebody has to play a mature role here. But हम usually expect करते हैं that the other person should do, मेरी गलती नहीं. But that is not the way it works. Somebody who takes cricketing terms में बोले तो वो बोलते हैं ना, जो बैट्समैन ऑलरेडी सेट है he should carry on, so आजकल IPL चल रहा है, so somebody who is in a good state of mind, he has to take up that mantle, he has to take up that role. बदले व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं बदलेगा. So we have to do that, whosoever is in a more peaceful state of mind. मैं एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ अपने पेशेंट से, आप मेरे सामने बैठे हैं, सपोजिंग हाइपोथेटिकली अभी आप मेरे सामने एक्चुअली बैठे होते,
तो मैं आपको बोलूं आप इस कुर्सी से बिना उठे बिना कहीं भी जाएं मेरे को 10 लाख रुपए कैश में दे सकते हैं अभी, कहीं नहीं जाना, क्या जवाब देंगे आप? सबसे पहले मैं दूंगी नहीं, दूसरा नहीं फोन पे पेटीएम नहीं करो। नहीं 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 कैश, मैंने CBS कैश कहाँ से वर्ड हो बोला, जाएगा? कैश वैश कहाँ से लाऊंगी? हाँ, right? So you cannot give because you don't have it, correct? Now this is easy to understand in terms of tangible things. जो हमारे पास है नहीं वो हम किसी और को दे नहीं सकते, but the same thing is true for peace of mind, clarity of thought, happiness. अगर आपके पास peace of mind नहीं है, आपके पास happiness नहीं है, आपके पास clarity of thought नहीं है, तो आप किसी और को दे नहीं सकते. एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू इन दिस केस, जो आपके पास है वो आप औरों को दोगे. अगर आपके पास इरिटेबिलिटी है, एंजाइटी है, यू नो लो मूड है, तो कहीं ना कहीं यू विल रब ऑन टू अदर पीपल अराउंड. सो फर्स्ट बिगिन टू वर्क ऑन योर सेल्फ, forget about others, be selfish here. If you work on yourself you become okay, trust me, others around you will start becoming okay. Thank you. That is really interesting. Again, put in perspective. इसी बात से थोड़ी जुड़ी हुई मैं डॉक्टर नागपाल आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि हम बोलते रहते हैं ना आजकल के जमाने में स्ट्रेस बढ़ गया है, आजकल के जमाने में डिप्रेशन बढ़ गया है, आजकल के जमाने में what is the role that competitiveness is playing to increase all these? हम कहते हैं ना हम ही एंजाइटी अपनी ले जा रहे हैं, हम स्ट्रेस बढ़ गया है, चेंज आ गया है, लोगों के बदलाव है इतने. So what is the role that competitiveness has to play in mental health? See, as far as competitiveness is concerned, till the time, it is something which is positively motivating you, not impacting your mental health, and where to, draw your boundary, I would say it is fine, because somewhere you may be, upskilling yourself, and that way you may be, excelling in your work, and your company maybe, that is the concept these days. This is all about capitalistic sort of a society. कौन draw line कर पाता है, कोई आप बताइए. मतलब मुझे नहीं, how does one know that we are able to draw the line? I have a very different take to this. I would not completely blame competitiveness, in the sense, if you're looking for excellence in yourself and bringing out the best, which ultimately is helping your company or whatever, work you are doing, I would say there's nothing wrong in it. Mediocrity, I would say एक लिमिट तक ठीक है. अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है, नहीं आप आराम से जिंदगी रहिए, वो इटसेल्फ बहुत बड़ा ड्रैग हो जाएगा आपके लिए. एक टाइम के बाद आप उससे जो है बोर हो जाएंगे. The fine line, you need to know what is it, and then how to juggle between your personal life as compared to your professional life, and enjoying it. Sometimes the professional life may be picking up very well, just jump into that wagon and enjoy it, right? फिर हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल आने लगी, तो उसको एक बैक बर्नर पे रख दे, ऐसा नहीं कि बंद कर दे, and then probably if your domestic life is doing well, so somewhere juggling between these things, and yet not going to a limit where it is impacting your mental health. But I would say ki I would not want this to become one of the reasons, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा who are upcoming, we do not want to actually in any way degrade this thing. It is good in a way, but yes, जब तक आप एक एक्सीलेंस की तरफ काम कर रहे हैं, आप अपने में से बेस्ट जो है खुशी खुशी लेकर आ रहे हैं, एंड इन्वायरमेंट को उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं. इसमें कंपेटिटिवनेस और जेलसी में फर्क है,
ठीक है. कंपेटिटिवनेस जो है उसमें आप probably it is in some way motivating you, और jealousy में probably you are feeling somewhere which is you are lagging and you want the other person to not do as good as you are doing. तो आप rather than दूसरों की तरफ फोकस करने की जगह अपने पे फोकस करें and every day you feel अच्छा आज के मेरे क्या काम है और कैसे करने हैं, और उसको उतने टाइम में जो है आप अपना स्केड्यूल रूटीन बना करके फिर बंद करते हैं. जस्ट गो बैक एंड एंजॉय योर लाइफ. सो या आई स्टिल वुड से कि मतलब एंजॉय वर्किंग एंड एक अपने काम के लिए अकाउंटेबल होना और अपने काम को चेरिश करना, that will give you a lot of positive energy also. So basically you need to draw the line, if I understand what you're saying is कि अगर आप वहां पे लाइन ड्रॉ कर लें जहां पे जो भी आप कर रहे हैं पर्सनल हो या प्रोफेशनल, वो फन होना जब बंद हो जाता है, that means that you're actually pushing yourself to something that is going to cause you harm in the long run. That is, yeah, which may be actually detrimental to your health. Okay. So, but I would say कि yes, करें, अच्छा काम करें उसमें, मतलब ऐसा तो नहीं है हम 100% तो देना ही चाहिए ना सबको अपने काम में. जगह पे हम सब अच्छा काम करेंगे तभी तो हमारा देश भी आगे प्रगति करेगा. अगर इस समय एक्सीलेंस पे अगर साइंटिस्ट ना भागे तो वैक्सीन तो निकलेगा ही नहीं. अगर इस समय अगर डॉक्टर्स एक्सीलेंस नहीं दिखाएंगे तो पेशेंट्स कहाँ से जो है ठीक होंगे. So we all have to give our best, but we need to take turns. कि कुछ लोगों को बीच में जो है हमको ही कुछ टाइम जो है एकदम रिलैक्स हो जाए, थोड़ा आराम से चल ले, फिर जो है then again we know that we have to take this forward. Okay. डॉक्टर शेखू, आपसे एक सवाल मुझे पूछना है कि आप काफी यंग जनरेशन के साथ भी काफी काम करते हैं बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन विद द कॉलेज एंड एवरीथिंग. तो ये जो सारा कोविड और स्ट्रेस और एंजाइटी, मैं सिर्फ कोविड तक इसको सीमित नहीं कर रही हूँ, दोनों स्ट्राटास को, यंगर जनरेशन एंड द ओल्डर जनरेशन, किस तरीके से डिफरेंस है, अफेक्ट हो रहा है दोनों को, पार्टीज को? यंगर जनरेशन को कैसे अफेक्ट हो रहा है, ओल्डर्स को कैसे हो रहा है? देखिए, अगर मेरा पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर जनरली हम लोग देखें तो कोविड से और कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से एल्डरली एट मोर रिस्क हैं कंपेयर टू यंग जनरेशन. बट अगर हम लोग स्ट्रेस को देखें तो यंग जनरेशन मोर स्ट्रेस्ड हैं, मोर एंक्शियस हैं कंपेयर टू एल्डरली. इवन बिकॉज कोविड रिलेटेड एंजाइटी से, कोविड रिलेटेड डिप्रेशन से, और साथ में नॉर्मल स्ट्रेस भी एल्डरली फिर भी उसे कोप अप कर रहे हैं, लेकिन यंग जनरेशन्स कोपिंग में उन्हें दिक्कत हो रही है. इवन छोटे छोटे बच्चों को भी पेरेंट्स लेके आते हैं जिनको दिक्कत हो रही है. शायद जो हम लोगों ने डिस्कशन के शुरू में ही बात करी थी कि हम लोग आज की जनरेशन, यंग जनरेशन, बच्चे कंडीशन टू हम लोग मीनिंगलेस थिंग्स हो गए हैं. वो मीनिंगलेस थिंग्स अभी मिल नहीं पा रही हैं. हमारी अगर बड़ी जनरेशन, एल्डरली लोग देखें तो उनकी कंडीशनिंग नेचर से होती थी, डे टू डे रूटीन से होती थी, लाइफस्टाइल से होती थी. तो उनकी कंडीशनिंग में मेजर चेंज नहीं आया है. जो जिन चीजों से जिनसे उनके एंडोर्फिन्स निकल रहे थे, डोपामिन निकल रहा था, उनमें चेंजेस नहीं आया है. जो यंग जनरेशन है उनकी पॉजिटिव कंडीशनिंग जहां से थी वो चीजें मिल नहीं पा रही हैं. शॉपिंग नहीं हो रही है, मूवी हॉल्स ओपन नहीं है, बाहर जाना नहीं हो रहा है, खेलना नहीं हो पा रहा है, जॉब से रिलेटेड चिंताएं हैं, आगे क्या होगा ये सब सोच रहे हैं. इन चीजों से उनको बूस्ट मिलता था, लेकिन ये चीज अभी है नहीं, तो उनमें स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है. जी. Asha, you have any more questions to ask? Yeah, actually एक सवाल आया था and I don't know who will give the answer to this. नितिन का एक सवाल है, is HTP5 a safe serotonin booster to create dopamine and hence fight depression, feeling low and restore a balanced serotonin level? So I don't even know what an HTP5 is. Can you please help answer this question?
Dr. Shekhu would love to answer that. डॉक्टर शेखू बताइए. एक्चुअली 5-HTPN थोड़े दिन कुछ साल पहले कुछ कंपनीज ने लॉन्च किया था इंडिया में. मॉलिक्यूल कंपनी थी एक, उन्होंने भी लॉन्च किया था, जिसको बताया गया था कि ये सेरोटोनिन बूस्टर है. बट कॉन्सिक्वेंट अगर स्टडीज देखी जाए तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को टोटली पेनिट्रेट नहीं करता है. और हम लोग डिप्रेशन को ये नहीं कह सकते हैं कि जस्ट सेरोटोनिन कम हो गया और हम लोगों ने सेरोटोनिन ले लिया और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा. बेसिकली डिप्रेशन में सेरोटोनर्जिक एज वेल एज नोर एड्रेनलिन एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है. हम लोग ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में आ गए. एक्चुअली डिप्रेशन की एक थ्योरी है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जनरल भाषा में मैं केमिकल्स बोलूंगा, उनकी कमी से डिप्रेशन हो जाता है. हम लोग पेशेंट को यही बताते हैं. तो उन दो केमिकल्स के नाम हैं सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन. बाकी भी हैं, डोपामिन भी इन्वॉल्व होता है, इवन नई स्टडीज में ग्लूटामेट का भी रोल है. तो 5-HTPN एक सेरोटोनिन का कंजेनर है, जिसको बारे में बोला जाता है कि इसके सप्लीमेंट्स अगर खाएं तो डिप्रेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता. साथ में डीरेंज्ड जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है, एक नस से दूसरी नस के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें सेरोटोनिन होता है. वो चीज करेक्ट करनी होती है, ना कि जैसे अगर हम लोग तार की बात करें, खूब सारे तार हैं, उनमें से हमें उन तारों की अलाइनमेंट को ठीक करना है, ना कि उनमें से जो बिजली जा रही है. बस सेरोटोनिन तो एक बिजली का काम करेगा, लाइट का काम करेगा. हमें इलेक्ट्रिसिटी को नहीं लेना है, हमें उनके अलाइनमेंट को ठीक करना होता है. तो आई डोंट थिंक कि 5-HTPN का बहुत ज्यादा रोल है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, सप्लीमेंट्स का. Okay, thank you so much. जी. Does anybody else want to add to this? Because I think Nitin जिन्होंने ये सवाल पूछा था काफी समय पहले, he should get the answer. Thank you so much. Vrishali, it's now 8:15. We've run over time. As usual, because the discussions will never finish and हमारे सवाल ही खत्म नहीं होते. बस जाते जाते मैं सब डॉक्टर से एक शॉर्ट लोगों को प्रेरित या उनको हेल्प सीख करने के लिए अगर आपने मैसेज देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? लेट्स बिगिन विद डॉक्टर कोचर. पहले आप बताइए. So what I would like to say is that सबसे पहले आप ये देखें कि पास्ट में भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, इश्यूज आए हैं, and you have been able to overcome it. So dig deep into your reserves, have that self-belief that yes, you have done it in the past, you will be able to do it again. Another thing which I would like to say is that helping somebody else gives a lot of gratification. It gives a lot of pleasure. So in case you can hold out, reach out to somebody, hold their hand, help them, that will boost your self-esteem a lot. And in case some help is needed, then be aware that there is help available always, and you can talk, you can reach out. Thank you so much for that message. Dr. Deepshika, आप क्या बताना चाहेंगी लोगों को? आप म्यूट पे हैं डॉक्टर दीपशिका, अनम्यूट करना पड़ेगा. मानसिक स्वास्थ्य रियल है. ये हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे बहुत ही करीब मौजूद है. बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है और इसके बारे में अपने परिवार से या अपने फ्रेंड से बात करने की जरूरत है. परिवार वालों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर उनके फैमिली में या उनके पड़ोस में, नेबर्स में कोई भी किसी भी तरह की मानसिक रोगों के लक्षण शो करता है या बताता है या हेल्प लेने की कोशिश करता है, तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आगे आए, बात करे, प्रोफेशनल हेल्प ले. और इसमें किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से शर्म महसूस करने की या आगे नहीं आने की वैसा सोच नहीं रखनी. Thank you for that message. डॉक्टर नागपाल, अगर आप सम अप करके अगर हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगी तो आप क्या कहेंगी? सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एक रूटीन को मेंटेन करें, लोगों से मिलकर रहें,
अपनी हॉबीज को जो है अच्छे से उसमें इंडल्ज करें और अपने काम में रुचि दिखाएं, उसको स्लीप अपनी मेंटेन रखें। अगर ये कुछ चीजों का हम ध्यान रखें और जो भी चीज आपको महसूस हो उसके बारे में बात जरूर करें, मन में ना रखें। और अगर आपको बहुत दिनों तक वो चीज परेशान कर रही है, कोई भी बात परेशान कर रही है, तो इमीडिएटली आकर के किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलें। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेखू। आप अगर स्पेशली यंगर क्राउड को अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो आप क्या देंगे? जी, बाकी तो सब लोगों ने बता दिया है, डॉक्टर अंजलि ने, डॉक्टर दीपशिखा ने, डॉक्टर कोचर ने, कि क्या क्या होना चाहिए। मेरा यंग लोगों के लिए बस एक ही संदेश है कि अगर प्री कोविड टाइम नहीं रहा तो कोविड टाइम भी नहीं रहेगा। उन्हें होपफुल रहना चाहिए। वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा और ये समय निकल जाएगा। तो अपनी होप, आशा को छोड़ना नहीं चाहिए। सब चीजें ठीक हो जाएंगी। That is actually a very, very positive thought, leaving people with it. ये भी इस समय नहीं रहेगा. Time will pass. Thank you. I want to thank each one of you. हाँ जी। Thank you so much for being on the panel today. आपका हमारे सवाल इतने ज़्यादा हैं. मैं हमेशा I think Asha ji, thank you also for participating in helping me ask the questions today. There are so many questions. We will have to do another panel very soon. So, but I must thank you all for being patient and answering all the questions patiently. And all the viewers who are watching us, please अगर आपके और सवाल हैं हमारे साथ जुड़िए, फेसबुक पे कमेंट्स दीजिए, आप हमारे कम्युनिटी पेज पे भी आ सकते हैं, famhealth.in/community पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। इन किसी डॉक्टर्स के साथ आप जुड़ना चाहेंगे तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे। In fact, Vrishali, already one question has come in saying we want to meet one of the doctors on our panel. तो already लोग शुरू हो रहे हैं. They want some professional help. So we'll try and do our best, right? Yeah, and doctors request you कि हम जो सवाल लोगों के भेजेंगे, प्लीज आप अपना समय थोड़ा सा निकाल के उनकी जवाब जरूर दीजिए, उनसे जुड़िए। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा डिफरेंस बनाने की कोशिश करेंगे फैमिली के थ्रू।